मेरे प्यारे मित्रों एवं विद्यार्थियों, YouTube पर प्रियंक व्यास राधे के नाम से मेरा चैनल सर्च करें और उस पर क्लिक करते ही आपको नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, इसे दबा लें। दबाते ही सब्सक्राइब हो जाएगा। पास में जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है उसे प्रेस करें। ऊपर ऑल वाला जो है उस ऑप्शन उसको सेलेक्ट कर लें ताकि हर एक वीडियो आप तक आता रहेगा। और यहाँ पर लाइक वाला बटन दबा दें और पास में मौजूद शेयर बटन से सब जगह पर इसे फैला दें। एक बार ही आप सब्सक्राइब करेंगे, एक व्यक्ति एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार मित्रों, वंदे मातरम। मैं प्रियंक व्यास आज फिर से लेकर आया हूं आपके लिए। आपको याद होगा हमने वादा किया था कि हम पटवारी की जो ये एग्जाम आ रहे हैं उसके लिए हम एक सीरीज लेके आएंगे, मैराथन सीरीज। और उसके बारे में पिछला एक वीडियो आपको सिलेबस से रिलेटेड हम करवा चुके हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, उसको भी आप देख लीजिएगा। और जो हमने वादा किया वो हम निभाने के लिए बहुत ही ज़्यादा जाने जाते हैं, तो जो वादा किया वो तो निभाना ही पड़ेगा। देखिए, मैं यहाँ पर आपको बता दूं, आज जो है आपके सिलेबस का हम एक पोर्शन कर रहे हैं, हिस्ट्री वाला पोर्शन जो हम कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि मैंने और हिमांशु व्यास सर ने, यानी कि हिमांशु व्यास सर और हमने मिलकर एक बहुत ही अच्छा कंटेंट तैयार किया आपके लिए, जिसके अंतर्गत हम क्या करेंगे, जैसे अलग अलग खंडों में बांट रखा है सब्जेक्ट अनुसार। हिस्ट्री के लिए जैसे आज का पूरा आपका हिस्ट्री का पोर्शन, चाहे राजस्थान हिस्ट्री हो चाहे इंडियन हिस्ट्री हो, पूरा कंप्लीट आज करा देंगे पटवारी से रिलेटेड। और फिर जैसे पॉलिटी का एक कंप्लीट लेके आएंगे, पॉलिटी के अंतर्गत आपका संविधान से रिलेटेड वो पूरा एक वीडियो अलग हो जाएगा। ज्योग्राफी से रिलेटेड जो है राजस्थान और इंडियन दोनों बिल्कुल उसका कंप्लीट सेपरेटली हो जाएगा। उधर से अगर आप बात करेंगे तो मैथ्स और रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी का एक पूरा कंप्लीट वीडियो हम आपको देंगे। और हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर का एक वीडियो हम आपको कंप्लीट देंगे। इसके अलावा करंट जीके का भी हम एक वीडियो आपको कंप्लीट देंगे। तो आपके लिए सुविधा हो जाएगी, प्रत्येक सब्जेक्ट का एक एक वीडियो आपको मिलता जाएगा, जिससे कंप्लीट सार आपको पूरा 90% सिलेबस जो है आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। आप जुड़े रहें और देखते रहें। साथ में मैं आपको बता दूं, हिस्ट्री का हमने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो पहले मैराथन क्लास का बना चुके हैं, उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, वहां लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करके उसको भी कंप्लीट कर लेना। साथ ही विद्यार्थियों तक, मैं आप सभी विद्यार्थियों तक ये कहना चाह रहा हूं कि चाहे पटवारी का विद्यार्थी हो या रीट का विद्यार्थी हो, दोनों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जाएंगे। क्यों जाएंगे, कारण बता रहा हूं। आपको पता होगा रीट के अंदर भी डोटासरा जी ने भी कहा है कि भाई राजस्थान जीके से रिलेटेड चीजें शामिल होने वाली है। तो जीके से रिलेटेड चीजें शामिल होने वाली है, इसका मतलब साफ है कि आपके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो पटवारी और रीट दोनों के विद्यार्थी और अन्य कंपटीशन एग्जाम की भी तैयारी करने वाले विद्यार्थी, चाहे आरएस हो, यूपीएससी हो, आरपीएससी हो, सभी के विद्यार्थी ये जरूर वीडियो देखें, शेयर करें और हमारी मेहनत को प्रोत्साहित करने के लिए सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल आइकन दबा लें। उससे क्या होगा कि वीडियो तुरंत, इस सीरीज के जो वीडियो आएंगे तुरंत आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे, हम जैसे अपलोड करेंगे। तो आपकी सुविधा इसी में है कि आप वीडियो को क्या कर लें, नीचे जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, निःशुल्क क्लास है, कोई शुल्क नहीं है, इसलिए चारों तरफ वीडियो को क्या कर दें, आप फैला दें, जिसके माध्यम से प्रत्येक विद्यार्थी को मदद प्राप्त हो सके। चलिए आइए हम चलते हैं आज हिस्ट्री की यात्रा पर। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं प्राचीन भारत की, हम बात कर रहे हैं, यानी कि हम यहाँ पर एंशिएंट हिस्ट्री की चर्चा करेंगे। एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर क्या होता था, मोटा मोटी हम देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको यहाँ से मिलेगी। सबसे प्राचीन जो धर्म ग्रंथ था वो हमारा क्या था उस समय, वेद। तो ये वेद के हिसाब से, वैदिक काल के अनुसार भी इसको अपन जानते हैं। आगे आप चलेंगे, यहाँ पर 4 वेद प्रमुख थे। कौन कौन से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब ये जो सामवेद है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, सामवेद के समय ही भारतीय संगीत का, सामवेद को क्या माना जाता है, जनक माना जाता है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। आज जितने भी संगीत आप चीजें सुन रहे हो, वो चीजों का जन्म यहां से हुआ है, सामवेद से हुआ है। तो देखिए हमारे ग्रंथ कितने महान थे, हमारे वेद कितने महान थे, और बिना संगीत के तो अधूरा है। हमारे संगीत के वीडियोस भी आपको इसी के चैनल के अंदर प्लेलिस्ट में मिलेंगे। तो बिना संगीत तो चीजें अधूरी है। अथर्ववेद की हम चर्चा करें तो अथर्ववेद तंत्र मंत्र और जादू टोनों से रिलेटेड चीजें अथर्ववेद के अंतर्गत आपको मिलेगी। आगे चलें, 6 वेदांग उस समय थे। शिक्षा, पहला शिक्षा, दूसरा ज्योतिष, तीसरा कल्प, चौथा व्याकरण, पांचवा निरुक्त और छठा छंद। यानी कि आपको हम बता दें 6 वेदांग उस समय मौजूद थे। आगे चलो, अर्थशास्त्र की जब भी बात आती है उस समय, तो वहां पर चाणक्य का नाम प्रत्येक व्यक्ति ने सुना है, जिनको हम कौटिल्य भी कहते हैं, जिनको हम विष्णुगुप्त भी कहते हैं। देखिए, तीनों व्यक्ति अलग अलग नहीं है, तीनों के तीनों एक ही व्यक्ति के नाम है, अलग अलग जगह पर अलग अलग चीजें मेंशन है, लेकिन ये तीनों एक ही है, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। इन्होंने ही यहाँ पर अर्थशास्त्र की क्या की, रचना की। अब मैं आपको बताऊं, चाणक्य के बारे में आप एक चीज जानते हो, वर्तमान जो राजनीति है उस राजनीतिक
का जन्मदाता आप कह दो तो चाणक्य ही है, और उस समय के अर्थशास्त्र के ज्ञाता भी कौन थे? चाणक्य ही थे। और चंद्रगुप्त मौर्य को रोड से उठाकर राजा बनाने वाले भी कौन थे? चाणक्य थे। और चाणक्य नीति वर्तमान में काफी फेमस है। आगे चले हम विदेशी यात्री की हम बात करें, कौन कौन आए उस समय, तो देखो ध्यान रखो, यहाँ पर क्रम ध्यान रखो। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में बिंदुसार आए, बिंदुसार के बाद में अशोक आए। तो अगर आप इनका क्रम देखेंगे, उसी क्रम में कौन कौन विदेशी नागरिक आए उसको आप याद कर सकते हैं। विदेशी यात्री कौन कौन आए? मेगास्थनीज कौन किसके काल में आया? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया। डायमेकस किसके काल में आया? बिंदुसार के काल में आया। और डायोनोसियस किसके काल में आया? अशोक के काल में आया। अब यहाँ पर एक पुस्तक के बारे में काफी बार पूछा जा चुका है कई वेरियस एग्जामिनेशन के अंतर्गत। इंडिका बुक किसने लिखी थी? मेगास्थनीज ने लिखी थी। और किसके शासनकाल में आए? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट चले जाते हैं, प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम के लिहाज से इनको ध्यान में रखना है। आगे चलो, कौन कौन से चीनी लेखक उस समय आए? कब आए? प्राचीन भारत के अंदर। तो आपको याद रखना है, यहाँ पर हमने एक ट्रिक बना रखी है, हिमांशु व्यास सर ने और हमने। एक ट्रिक है, अल्फाबेट के अनुसार जब आप चलते हो तो FGHI ऐसे चलना है। तो पहले F आता है, फिर H आता है, और फिर कौन आता है? I आता है। अब G से तो बीच में है नहीं, लेकिन भाई आपको ध्यान रखना है, पहले F आता है, फिर H आता है, और फिर I आता है। तो क्रम याद हो जाएगा कि पहले कौन आया। तो पहले फायान आया। F मतलब फायान, H मतलब हेवेनसांग, I मतलब कौन है? इत्सिंग। तो पहले कौन आया? फायान आया। किसके काल में आया? चंद्रगुप्त सेकंड के काल में आया। वेनसांग कब आया? हर्षवर्धन के काल में आया। H से याद हो जाएगा, ये H है, ये भी H है, तो ये आपको याद हो जाएगा। यहाँ पर F है और ये चंद्रगुप्त है, तो FC से याद हो जाएगा। इत्सिंग की बात करोगे तो इत्सिंग कब आया? 7वीं शताब्दी के अंत के समय ये लगभग आया। आगे चलते हैं, तो अभिलेखों का अध्ययन की बात करूं मैं। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी याद रखो, एपिग्राफी। और अभिलेख क्या लिखे जाते थे? उस समय के जो राजा होते थे वो क्या करते थे? राज्य के बारे में जानकारी के लिए, अपने बारे में जानकारी के लिए, अपनी आने वाली पीढ़ी, अपने जो पुरानी पीढ़ियां हैं जो जिन्होंने राज्यपाट संभाला उनकी जानकारी के लिए, तो और अपने आने वाली पीढ़ियों को सूचना देने के लिए क्या करते थे? पत्थरों वगैरह पर, स्तंभ वगैरह पर अभिलेख लिखवाते थे, जिनके माध्यम से इनको पहचाना जा सके। वर्तमान में तो क्या है कि आजकल इंटरनेट का दौर है, सारी चीजें इंटरनेट पर आ जाती है। उस समय कनेक्टिविटी का दौर क्या था? पत्थर, स्तंभ, इन पर लेख लिखे होते थे। कहीं आपने किलो वगैरह के अंदर देखा होगा। आगे हम बात करें, सती प्रथा का उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सती प्रथा का उल्लेख एरण अभिलेख से आपको देखने को मिलता है। आगे चले, ये 3 काल के अंतर्गत हम बांटते हैं इन चीजों को। पहला था प्रागैतिहासिक काल, जो कि काफी प्राचीन था, जिसके अंतर्गत कोई लिखित प्रमाण मौजूद नहीं था, क्योंकि उनके पास लिखने की कला इतनी मौजूद नहीं थी और लिखने के संसाधन भी इतने मौजूद नहीं थे, इसलिए वो चीजों को नहीं लिख पाए। तो इसके बारे में कोई लिखित प्रमाण मौजूद नहीं है। लेकिन जब इतिहास आया, लिखने की कला विकसित हुई, लिखने के संसाधन विकसित हुए, तो ये इतिहास लिखित अवस्था में मौजूद पाया गया। तो इतिहास उसी को कहते हैं जो लिखित अवस्था में मिलता है। तो इतिहास लिखित अवस्था में मिला। और एक आद्य ऐतिहासिक जो होता है वो लिखित तो है, लेकिन उसको कभी पढ़ा नहीं जा सका, पढ़ा नहीं गया, तो इसलिए उसको हम आद्य ऐतिहासिक बोलते हैं। आगे हम चलते हैं, यहाँ पर बात करते हैं पूर्व पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल में शिकार किया करते थे। पूर्व पाषाण काल के अंतर्गत क्या होता था? आंख का आविष्कार हुआ। और नव पाषाण काल के अंदर पहिए और कृषि की खोज हुई, उसका आविष्कार हुआ। फिर हम बात करते हैं कि भाई मनुष्य ने सर्वप्रथम कौन सी धातु का प्रयोग किया? तो याद रखिएगा, सबसे पहले मनुष्य ने तांबे का प्रयोग किया, तांबा धातु का प्रयोग किया। और वहां पर ताम्रयुगीन सभ्यताएं भी आपको देखने को मिलेगी। और तांबे के साथ जब बाद में टीन मिल गया तो वहां पर कांसे का निर्माण हो गया, और फिर वो कांस्ययुगीन सभ्यता बन गई, जो जिसको हम हड़प्पा जो सभ्यता है वो एक्चुअल में क्या है? आपकी कांस्ययुगीन सभ्यता के माध्यम से जानी जाती है। फिर आती है आपकी सिंधु घाट, सिंधु सभ्यता। इस सिंधु सभ्यता की खोज करने का श्रेय जाता है किसको? राय बहादुर साहनी को जाता है। देखिए, सिंधु के बारे में आप जानते हैं, सिंधु से ही बने हैं हिंदू, है ना? सिंधु शब्द से, सिंधु से हिंदू, और आपको पता है हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, ये जो बाद में कल्चर चल पड़ा। तो आप ध्यान में रखें, सिंधु सभ्यता यहाँ पर विकसित हुई। और इसके 2 प्रमुख यहाँ पर आपको मिलेंगे, एक है हड़प्पा और दूसरा है क्या? मोहनजोदड़ो। हड़प्पा के अंदर आप ध्यान रखें, स्वास्तिक चिन्ह मिला है सर्वप्रथम, जिसको हम आज भी काम में लेते हैं। सनातन संस्कृति में आज भी स्वास्तिक चिन्ह का बहुत ही अधिक धार्मिक उपयोग किया जाता है, और यहाँ पर स्वास्तिक चिन्ह मिला है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत। मोहनजोदड़ो के अंतर्गत, जिसके ऊपर फिल्म भी बनी ऋतिक रोशन की, आप लोगों ने कहीं ना कहीं देखी होगी, नहीं देखी हो तो देखिएगा, थोड़ा सा ज्ञान वहाँ मिलेगा आपको। मोहनजोदड़ो के अंदर बड़े बड़े स्नानागार मिले हैं। देखो, बहुत वेल मैनेज्ड और वेल
कंडीशन के अंदर। पशुपतिनाथ की मूर्ति भी यहाँ पर आपको मिली है और नर्तकी की कांस्य मूर्ति यहाँ पर प्राप्त हुई है कि नाचने वाली जो महिला है उसकी कांस्य मूर्ति हमको यहाँ पर मोहनजोदड़ो के अंदर मिली है। मुख्य फसल कौन कौन सी मिली उस समय, तो मुख्य फसल के जो अवशेष मिलते हैं हमको देखने में आता है कि उस समय गेहूं और जौ ये दो मुख्य फसल हुआ करती थी। ग्रिड पद्धति के घर थे। ग्रिड पद्धति का मतलब है इस प्रकार से बड़ी बड़ी ग्रिड्स हुआ करती थी और उनके ऊपर इस प्रकार से वहाँ पर जालेदार स्ट्रक्चर वहाँ पर प्राप्त हुए हैं जिसके माध्यम से घर बनाए जाते थे। और नालियों की व्यवस्था इतनी बेहतरीन और इतनी वेल मैनेज्ड थी कि आज भी हम लोगों के लिए सिखाने वाली बात है। आज हम लोगों के वर्तमान में इतनी अधिक टेक्नोलॉजी होने के बाद भी नालियों के अंदर आप देख रहे हैं भाई बांस आ रही है, कीड़े पड़ रहे हैं, भाई लोग परेशान हो रहे, बीमारियां फैल रही है, लेकिन उस समय इतनी बेहतरीन नालियों की व्यवस्था थी। आगे चलेंगे तो यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यताएं कौन कौन सी है, कौन सी नदी पर ये प्राप्त हुई और किसने खोज की उसको हम देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के तट पर ये आपको प्राप्त हुई और दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स, अब ध्यान रखना कंफ्यूज नहीं होना, ये राय बहादुर साहनी है जिन्होंने सिंधु सभ्यता की खोज की। और यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा की खोज की इसने की है दयाराम साहनी ने, और इनके साथ में कौन थे, माधव स्वरूप वत्स थे। दूसरी बात करता हूँ, मोहनजोदड़ो सभ्यता जो है सिंधु घाटी के तट पर मिली है, राखलदास बनर्जी इसके खोज करता थे। कालीबंगा जो है घग्गर नदी के तट पर मिली, बीबी लाल और बीके थापर यानी बालकृष्ण थापर, ये इसके प्रमुख खोजकर्ता माने गए। रोपड़ की बात करूं तो सतलज नदी के किनारे मौजूद है, यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज की है। लोथल जो है वो वहां पर भोगवा नदी के तट पर मिला है, रंगनाथ राव यहाँ पर इसकी खोज करता थे। और चावल की खेती के कहीं ना कहीं अवशेष यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। चन्हुदड़ो की जो है वो सिंधु के नजदीक मिला है और गोपाल मजुमदार इसके खोज करता थे। अब हम बात करते हैं कि वहां पर दो धर्मों की फिर बाद में क्या हो गई, शाखा बढ़ गई। देखिए सनातन हिंदू धर्म से फिर दो धर्म निकल गए, दो शाखाएं निकल गई, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो यहाँ पर आपको देखना है कि पहले वैदिक काल के अंतर्गत जो चला रहा था सनातन काल, वहां से दो शाखाएं और निकली हैं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो बाद में आए ये, और इन्होंने क्या किया, जैन धर्म के संस्थापक कौन है, मोटे तौर पर हम देख लेते हैं। जैन धर्म के संस्थापक है भगवान ऋषभदेव, जो कि जिस नगरी से आज मैं आपको ये वीडियो प्रेषित कर रहा हूँ, ऋषभदेव नगरी से कर रहा हूँ, यहीं पर इनका प्राचीन मंदिर उपस्थित है। तो इनके संस्थापक माने गए ऋषभदेव भगवान महावीर स्वामी, जो कि कहा जाता है कि पहले क्षत्रिय थे और राजा थे और बाद में प्रवास करके यहाँ आए और फिर बाद में उन्होंने यहाँ पर उनके माध्यम से मंदिर भी जो बना उनका भगवान माने गए, मूर्ति निकली, कई सारी घटनाएं आप यहाँ आए तो आपको मिलेगा। आगे चलें, महावीर स्वामी जो इनके 24वें तीर्थकर हैं वो वैशाली में इनका यहाँ पर जन्म माना जाता है। और इस जैन धर्म के अंतर्गत 3, 4, 5 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य इसका पालन होता है, यानी चोरी नहीं करना, हिंसा नहीं करना, किसी प्रकार की जीव के प्रति हिंसा नहीं करना और झूठ नहीं बोलना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये सारी चीजें इनके अंतर्गत देखने को मिलती है। त्रिरत्न, यू हैव टू फोकस ऑन दैट टॉपिक। I am highlighting this topic, you have to focus। त्रिरत्न इन जैन धर्म एंड त्रिरत्न इन बौद्ध धर्म। मैं आपको बता दूं, त्रिरत्न यहाँ पर भी ध्यान रखने, वहां पर भी ध्यान रखने। जैनों के त्रिरत्न थे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, यानी दर्शन, ज्ञान और आचरण, ये इनके त्रिरत्न माने गए। और इनकी भी फिर वहां से दो शाखाएं निकली है, एक है श्वेतांबर और एक है दिगंबर। श्वेतांबर के अंतर्गत आपको ध्यान रखना है जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, श्वेत वस्त्र धारण करते हैं श्वेतांबर कहलाए। और दिगंबर यानी आप संधि विच्छेद करें, दिग प्लस अंबर, यानी कि जो पूरे ब्रह्मांड को ही अपने क्या मानते हो, वस्त्र मानते हो, वस्त्र मानकर ओढ़ते हो। इसका मतलब कि वो स्वयं कैसे रहेंगे, वे स्वयं नग्न अवस्था में रहेंगे और पूरे ब्रह्मांड को वस्त्र समझेंगे। तो दिगंबर जो है वो मुनि आपने देखे होंगे नग्न अवस्था में पाए जाते हैं, और श्वेतांबर के अंदर आपने देखा होगा श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। बौद्ध धर्म की बात करूं, संस्थापक थे कौन, गौतम बुद्ध, जिनको हम यहाँ पर बात करते हैं कपिलवस्तु लुम्बिनी के अंदर इनका जन्म माना जाता है। आगे चलो तो उपदेश इन्होंने किस भाषा में दिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पाली भाषा में इन्होंने उपदेश दिए हैं। श्रावस्ती की बातचीत यहाँ पर हम करते हैं और श्रावस्ती में दिए। आगे हम चलें तो त्रिरत्न की हम चर्चा करें। त्रिरत्न बौद्ध धर्म के अंतर्गत कौन कौन है, तो बुद्ध, धम्म, संघ, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न आप ध्यान रखने, त्रिरत्न से प्रश्न वेरियस एग्जामिनेशन, कंपटीशन एग्जामिनेशन पूछा जा चुका है, कई जगह पर आरपीएससी यूपीएससी में ये प्रश्न आ चुके हैं, तो ध्यान रखना है। दो शाखाएं इनकी भी है, हीनयान और महायान।
बात करते हैं सबसे प्राचीन भाषा जो थी वो आर्यों ने यूज की, कौन सी? संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा मानी जाती है, इसको ध्यान में रखें। मगध राज्य के अंदर मगध राज्य की स्थापना ब्रह्मदत्त ने की। बृहद्रथ के बाद आया बिंबिसार, बिंबिसार के बाद आया अजातशत्रु, फिर आया नागदशक, शिशुनाग और फिर आया घनानंद। अब देखो एक चीज ध्यान रखना, बिंबिसार जो है वो और बिंदुसार दोनों अलग अलग चीजें हैं। बिंबिसार मगध राज्य के अंदर है और बिंदुसार आपके मौर्य वंश के अंदर है, इसको ध्यान में रखना। अब ये जो घनानंद आया, जो शिशुनाग के बाद घनानंद आया, ये नंद वंश का जो शासक था, इसके साथ आपको पता है संघर्ष हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य का संघर्ष हुआ था। चाणक्य को इसने निकाल दिया था और चाणक्य ने रोड से चंद्रगुप्त मौर्य को उठाकर मगध राज्य का राजा बना दिया था। फिर मौर्य वंश की शुरुआत चंद्रगुप्त मौर्य ने की, चाणक्य इसके मार्गदर्शक रहे। फिर बिंदुसार जिसको अमित्र घात भी कहते हैं, फिर अशोक आया जिसने शिलालेख का प्रचलन चालू किया, और फिर अशोक के शिलालेख की खोज करने का श्रेय जाता है पात्रेडी पैंथलर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1750 के अंदर। और पढ़ने में सफल हुआ, इस अभिलेख को पढ़ने में सफल कौन हुआ? जेम्स प्रिंसेप इस अभिलेख को पढ़ने में सफल हुआ 1837 में। और इसके अंदर कौन कौन सी लिपियां हैं? ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, अरमाइक लिपि, ग्रीक लिपि, इन सभी लिपियों का यूज किया गया अभिलेखों को लिखने में। ये बहुत ही अपने आप में महान शासक हुआ है अशोक। लेकिन एक ही अशोक की गलती है कि जब उसने हथियार त्याग दिया और वहां पर उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया, वहीं से अहिंसा शुरू हुई और अहिंसा के बाद हमारा पतन शुरू हो गया। क्योंकि देश की सुरक्षा अहिंसा से नहीं हो सकती, देश की सुरक्षा के लिए हाथ में हथियार आवश्यक होता है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो अशोक के स्तंभ लेख की हम चर्चा करें तो 7 स्तंभ लेख है। रानी का अभिलेख कौशाम्बी अभिलेख के नाम से जाना जाता है। 7वां अभिलेख जो है वो सबसे लंबा है, ध्यान रखें। भारत का नेपोलियन जो है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भारत का आइंस्टीन जो कहा जाता है, भारत का आइंस्टीन कहा जाता है नागार्जुन को, बहुत ही महत्वपूर्ण और महान व्यक्ति थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो कुमारगुप्त ने की, इसको ध्यान में रखें। नालंदा विश्वविद्यालय हमारे पास हजारों प्राचीन काल में मौजूद थे, हजारों वर्षों पहले, जबकि उस समय लोगों को पूरे विश्व के अंदर यूनिवर्सिटी की चर्चा नहीं थी, लोग जानते नहीं थे पढ़ना लिखना। उस समय हम लोग नालंदा विश्वविद्यालय जैसी महान, तक्षशिला और नालंदा जैसी महान यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ मौजूद थी, गर्व की बात है। चंद्रगुप्त सेकंड के काल में यहाँ पर ध्यान रखें कौन कौन मौजूद थे? कालिदास जो कि कवि थे संस्कृत के, और आपको पता ही है कालिदास कितने बड़े कवि थे, प्रत्येक व्यक्ति जानता होगा। और धन्वंतरी भी इनके दरबार में मौजूद थे, जो कि आयुर्वेदाचार्य थे, और आयुर्वेद के अंदर धन्वंतरी का क्या योगदान है प्रत्येक व्यक्ति को पता ही है। और यहाँ पर आर्यभट्ट, वराहमिहिर जैसे लोग भी मौजूद थे। आर्यभट्ट जो है, इन्होंने आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत जैसी यहाँ पर आपको पुस्तकें देखने को मिलेगी। और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, आर्यभट्ट ने बताया। और दक्षिण भारत के राजवंश के अंदर कौन कौन से मुख्य रहे उनको ध्यान में रखना है। पल्लव आए, राष्ट्रकूट आए, चालुक्य आए, चोल आए और पांड्य आए। आपको पता है वो त्रिपक्षीय संघर्ष के अंदर, और दक्षिण के अंदर इनका ज्यादा बोलबाला यहाँ पर रहा। देखिए यहाँ वहाँ पर आपकी जो एंशिएंट हिस्ट्री थी वो समाप्त हो गई, और अब जो आपकी शुरू हो रही मिडिवल हिस्ट्री शुरू हो रही है, यानी कि मध्यकालीन भारत शुरू हो रहा है। और इसके अंदर हम मुख्य रूप से बात करेंगे, सीधी बात नो बकवास। देखिए आपकी वहाँ पर सिलेबस के अंदर भी मेंशन है कि महत्वपूर्ण घटना है, तो हम महत्वपूर्ण घटनाओं को ही लेकर के चल रहे हैं। और वैसे भी इसके अंतर्गत से आपके 8 से 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो उसी पार्ट को अपन महत्वपूर्ण पार्ट को लेके चल रहे हैं। तो बहुत ध्यान लगाकर देखें, और सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें और शेयर जरूर कर लें। मध्यकालीन भारत की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे महमूद गजनवी। गजनी जो कि आपको पता है तुर्क आक्रमणकारी था, अफगानिस्तान से आया था, और इसने सोमनाथ का मंदिर लूटा था। सौराष्ट्र के अंदर सोमनाथ का मंदिर गुजरात में लूटा था 1024 ईस्वी के अंदर, और वहां से इसको 20 लाख दिनार ये लूट कर लेकर के जा रहा था। और देखिए जाटों को सलाम कीजिए, जाटों ने इसके ऊपर आक्रमण किया वापस लौटते समय, और इसकी कुछ संपत्ति वापस लूट ली थी। ये पुनः बाद में लौटा था जाटों पर आक्रमण करने। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, ये कुछ नहीं था, छोटा मोटा लुटेरा था, लेकिन हमारी एकता कम होने के कारण से लूट कर चला गया था। आगे हम बात करें, मोहम्मद गोरी आया। मोहम्मद गोरी के दो ही चीजें याद रखनी, तराइन का फर्स्ट युद्ध और तराइन का सेकंड युद्ध। और ये दोनों लड़े गए किसके विरुद्ध? तो दोनों लड़े गए ये पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध लड़े गए। आपको पता होना चाहिए, पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध ये युद्ध लड़े गए हैं। तराइन का फर्स्ट युद्ध जो है 1191 के अंदर लड़ा गया गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। इसमें कौन जीता? पृथ्वीराज चौहान। और तराइन का सेकंड युद्ध के अंदर वहां पर गोरी की विजय हुई। आगे चलें, सल्तनत काल की बात करें तो गुलाम वंश पहले आया, फिर आया खिलजी, फिर आया तुगलक, फिर सैयद वंश, फिर लोधी वंश और फिर मुगल काल। गुलाम वंश की बात करूं तो कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पर आपका ध्यान में रखना है। खिलजी में आपको बताइए जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी इसके अंतर्गत आते हैं। तुगलक के अंदर गयासुद्दीन तुगलक वगैरह ये सारी चीजें हैं। सैयद वंश के अंदर खिजर खां वगैरह ये सब चीजें आती है आपकी। लोधी के अंदर बहलोल लोधी और ये सारे शासक हैं। और मुगल काल के अंदर आपको पता ही है
यहाँ सिकंदर वगैरह ये तो ही है, सिकंदर लोदी, बेलोर लोदी। और मुगल काल के अंदर आपको पता है बाबर आया था और वो टेक्नोलॉजी लेके आया था, तोप वाली टेक्नोलॉजी लेके आया था, हथियार उसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे, तोप के कारण वो जीत गया था। और आपको पता ही है तुलुगुमा पद्धति से इसने युद्ध किया था और हमारे यहाँ मेवाड़ के महाराणा सांगा के साथ इसकी युद्ध हुआ था और उस युद्ध के अंदर वहाँ पर थोड़ी सी पराजय का सामना करना पड़ा। आगे चलें, विजयनगर साम्राज्य की हम बात करें तो इस विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर आपको पता होना चाहिए, विजय यानी जीत, तो जीत का शहर था इसलिए इसको हम बोलते थे विजयनगर, अभी भी बोलते। आगे चलो, इसकी स्थापना किसने की? तो हरिहर बुक्का, ये दोनों भाइयों ने इसकी स्थापना की है। 1336 के अंदर इसकी स्थापना की गई। और फिर आता है आपका बहमनी राज्य। विजयनगर के बाद कौन आता है? बहमनी राज्य आता है। हसन गंगू इसके संस्थापक माने जाते हैं और 1347 ईस्वी के अंदर इसकी स्थापना हुई। 1336 में हरिहर और बुक्का और बहमनी राज्य आपका हसन गंगू ने 1347 में। आगे चलो तो भक्ति आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट, उसके अंदर हमने एक कंप्लीट सार आपको यहाँ पर दे दिया है। चुटकियों में याद करा देंगे, चुटकियों में आपको याद करा देंगे, दिमाग लगाकर देखिए और ध्यान लगाकर देखिए, नोट्स बनाते चलिए। भक्ति आंदोलन रामानुजाचार्य जो राम को आराध्य मानने पर जोर देते हैं। फिर आते हैं रामानंद जो है ये राम के साथ साथ सीता की भी भक्ति पर जोर देते हैं और इनके 12 शिष्य थे, उनमें से बहुत से शिष्य अभी आपको यहाँ नीचे देखने को मिलेंगे। कबीर जो है निर्गुण भक्ति के लिए प्रसिद्ध है और ब्रह्म की उपासना पर जोर देते हैं और कबीर पंथी की इन्होंने शुरुआत की। इनका जो है जन्म हुआ था, एक विधवा महिला से जन्म हुआ था और फिर बाद में उनको परित्याग कर दिया गया और वहाँ से फिर ये कबीर जो है आगे निकले। फिर गुरु नानक की हम चर्चा कर रहे हैं तो ननकाना साहिब के नाम से जाने जाते हैं, सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं और देश का 5 बार इन्होंने क्या लगाया है? चक्कर लगाया है। चैतन्य स्वामी, इनके बारे में ध्यान रखो, निमाई पंडित इनको कहा जाता है और इन्होंने गोसाई संघ की स्थापना की है और अचिंत्य भेदाभेद सिद्धांत के नाम से इन्होंने अपना सिद्धांत दिया है, बहुत ध्यान रखना। श्रीमद वल्लभाचार्य की चर्चा करूं तो भक्ति साधना पर प्रमुख जोर दिया और पुष्टि मार्ग को इन्होंने बताया। आगे चलें, गोस्वामी तुलसीदास के बारे में कौन नहीं जानता है, सारे लोग जानते हैं। अभी लॉकडाउन के समय आपने बहुत अच्छी तरीके से रामचरितमानस रामायण देखा ही है, तो रामचरितमानस की रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने की। धन्ना जो थे वो जाट संप्रदाय से आते थे और ये रामानंद के शिष्य थे और हठात भोजन कराया इन्होंने भगवान की मूर्ति के सामने, हट करके बैठ गए, जीत करके बैठ गए, भगवान खाना ही पड़ेगा, खाना तो आज तुमको खाना ही पड़ेगा, जो करना है कर लो, भगवान को धमकी दे रहे। देखो भाई, तो कितने खतरनाक व्यक्ति, धन्ना जाट, आपको पता होना चाहिए। तो इन्होंने हठात भोजन जीत करके भोजन करवाया, मूर्ति को भोजन करना पड़ा। बोलो भाई, ये पता था मानेगा नहीं। रैदास की बात करें तो मीराबाई के गुरु माने जाते हैं और रायदासी संप्रदाय की इन्होंने यहाँ पर शुरुआत की है और रैदास जो है हरिजन संप्रदाय से आते थे और रैदास भी आपके किसके? रामानंद के शिष्य में से एक थे। दादू दयाल की बात करूं तो कबीर के अनुयायी ये माने जाते हैं और ये ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की, निपक आंदोलन की इन्होंने शुरुआत की और ये दादू दयाल को अकबर ने एक बार धार्मिक संप्रदाय के लिए एक बार बुलाया था, बुलावा भेजा था और पहुंचे थे वहाँ पर। और पीपा की बात करें, पीपा भी रामानंद के शिष्य में से एक थे और पीपा जो है दर्जी संप्रदाय के लिए एक बहुत ही दर्जी समुदाय है वो इनको बहुत अच्छी तरीके से पूजता है, आराध्य देव मानता है इनको। तो वहाँ पर सल्तनत काल समाप्त हुआ और शुरू हो गया आपका मुगल वंश के अंदर पहला आया आपका बाबर, 1526 से लेकर 30 तक इसने यहाँ पर शासन किया। तोप खाने लेके आया, भारत के अंदर इंट्रोड्यूस किए। तुलुगुमा पद्धति ये सर्वप्रथम यहाँ इंट्रोड्यूस की। आपको पता है 3 तरफा युद्ध, 3 तरफा आक्रमण करने की जो पद्धति है, आपने बाहुबली फिल्म के अंदर भी देखा होगा, 3 तरफा आक्रमण, वैसी तुलुगुमा पद्धति इसने दी। पानीपत का युद्ध 1526 के अंदर इसने इब्राहिम लोधी को वहाँ पर पराजित किया। खानवा का युद्ध इसने राणा सांगा के विरुद्ध लड़ा 1527 में, चंदेरी का 1528 में मेदिनी राय के विरुद्ध लड़ा, घाघरा का युद्ध 1529 में इसने लड़ा है, यहाँ पर इसको ध्यान में रखने का है। आगे अपन चले तो अफगान शासकों से इसने लड़ा था ये। और आगे मैं बात करूँ तो कलंदर और गाजी की उपाधि दी। देखो ये इतने अजीब तरीके के लोग थे, अपने आप को उपाधि देते थे ये, तो इसने खुद को उपाधि दी है, कलंदर और गाजी की उपाधि दी है। अब किस प्रकार से दी है वो आगे का विषय, आगे देखो आप। बाबरनामा इसकी आत्मकथा के जो है वो मिलती है इसके नाम से और काबुल में इसको दफनाया गया है, काबुल के अंदर, भारत से बाहर दफनाया गया है। अब देखो कई बार लोग बाबर के नाम पर हमारे देश में लड़ते हैं, लेकिन इसको दफनाया यहाँ से भारत से बाहर दफनाया गया था। आगे हम चर्चा करते हैं हुमायूं की। 1530 से 1540 तक इसने एक बार शासन किया। 1540 के अंदर शेरशाह सूरी ने इसको बहुत बुरी तरीके से हराया हुमायूं को, और 40 से लेकर 45 तक शेरशाह सूरी ने राज किया और फिर बाद की उसकी पीढ़ियां आती रही जिन्होंने राज किया। चौसा के युद्ध में इसको हराया था हुमायूं को बुरी तरीके से। शेर का शिकार करने के लिए कारण से शेरशाह सूरी इसका नाम पड़ा था। तो सूरी वंश ने यहाँ पर
लगभग 54 तक सूर्यवंश चला और फिर 55 और 56 में वापस इसने अधिकार कर लिया था। दीनपनाह नगर की इसने शुरुआत की, जहाँ की लाइब्रेरी, दीनपनाह नगर की लाइब्रेरी के अंदर सीढ़ियों से गिरने के कारण इसकी मृत्यु हुई। बड़ी हास्यास्पद स्थिति में इसकी मौत हुई है, लाइब्रेरी से गिर गया और मर गया। आगे देखो आप, हुमायूंनामा, इसने जो हुमायूंनामा है, कई बार लोगों को लगता है हुमायूंनामा हुमायूं ने लिखी होगी, लेकिन देखिए भैया, हुमायूंनामा बिल्कुल हुमायूं ने नहीं लिखी है। हुमायूंनामा इसकी गुलबदन बेगम ने गुल खिलाए और हुमायूंनामा लिखा, ऐसे याद रखना आप, गुलबदन, गुल खिले और हुमायूंनामा निकल के आए। आगे आप चर्चा करो, ज्योतिष में इसका बड़ा गहन विश्वास था। अब देखो भैया, जो आदमी सीढ़ियों से गिरा हो तो उसको विश्वास करना भी चाहिए, तो ज्योतिष में इसका बहुत विश्वास था। 7 दिन में 7 प्रकार के वस्त्र पहनता था, लेकिन गलत धर्म में था। तो आगे हम चर्चा यहाँ पर करेंगे किस प्रकार से क्या है। तो हुमायूं की जो बात आ रही, 7 दिन में 7 रंग के वस्त्र इसने पहनने की इसने आदत डाल रखी थी। फिर आया अकबर, 1556 से 1605 के बीच इसने शासन किया। पानीपत सेकंड में इसने सम्राट हेमू को हराया। फिर हम बात करें, दीन इलाही धर्म की शुरुआत इसने सर्वप्रथम की, लेकिन ये एकमात्र ऐसा धर्म है जिसको एक ही आदमी ने स्वीकार किया। अब आपको होशियारी होगी, क्यों कि भाई बीरबल एकमात्र ऐसा शासक है जो पहला और अंतिम ऐसा शासक रहा जिसने दीन इलाही धर्म को अपनाया। तो पहला भी बीरबल ही है, अंतिम भी बीरबल ही है, कोई आया ही नहीं भैया। तो बीरबल ने अपनाया और बाकी अकबर तो था ही। फिर ये धर्म चला नहीं, बंद हो गया, इसका मामला फ्लॉप हो गया। आगे देखो, 9 रत्न इसके दरबार में मौजूद थे जो आपको याद रखने हैं। टोडरमल, भगवंत दास, तानसेन के बारे में पता है आपको, सूर लगाता था, पत्थर को पिघला देते थे, ऐसे सूर लगाते थे तानसेन जी। मानसिंह, बीरबल के बारे में बताइए, अपनी बुद्धिमत्ता के लिए बहुत प्रचलित था। महेश दास इसका ओरिजिनल नाम था, महेश दास, और अपने चातुर्य के लिए, अपनी बुद्धि के लिए जाने जाते थे ये। अबुल फजल, कई बार तो अकबर को इन्होंने कितने सारे टोंट मार दिए, अकबर को आज तक पता नहीं लगा होगा भाई, ठीक है। तो बहुत जबरदस्त आदमी था, अंदर ही अंदर गेम खेलने वाला व्यक्ति। और ये खान खाना, अब्दुल रहीम खान खाना है, वही अब्दुल रहीम खान खाना है जिसको हमारे मेवाड़ के महाराणा प्रताप के बेटे अमर सिंह ने पूरी परिवार सहित उठा लिया था। आपको मैंने पढ़ाया एक वीडियो के अंदर, आप देखें, उसमें बताया था परिवार सहित इसको उठा लिया था, फिर बाद में महाराणा प्रताप के कहने पर छोड़ दिया था। और ये वही है रहीमन धागा प्रेम का वाला, वो वाला रहीम है ही। फिर मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुक्का, ये सारे हकीम हुकाम वगैरह सारे लोग मौजूद थे इसके दरबार में। मनसबदारी प्रथा की शुरुआत इसने सर्वप्रथम की। सिकंदरा आगरा के अंदर इसको दफनाया गया है। और मैं आपको बता दूं, दास प्रथा, इसके अलावा तीर्थ यात्रा कर और जजिया कर, इनको इसने क्या किया, समाप्त किया। इसके पीछे कारण था कि ये लोगों को विश्वास में लेना चाहता था, और विश्वास में लेने के लिए इसने इन चीज़ों को ख़त्म किया ताकि सारे जो लोग हैं, हिंदू लोग भी इसका समर्थन करें, इस कारण से ऐसा इसने किया। आगरा में इसने लाल किला बनवाया, हुमायूं का मकबरा, फतेहपुरी सिकरी की वहाँ पर बात आ रही, जोधाबाई का महल आ रहा है, दीवाने खास, लाहौर का किला, बुलंद दरवाजा, ये सभी इसकी स्थापत्य कला की विशेषता हैं जो इसने निर्माण कार्य करवाए। आगे चलो तो जहांगीर की बात करें। जहांगीर जो सलीम, आपने सलीम के बारे में सुना ही होगा, मुगल आजम फिल्म आई थी ना, वही सलीम वाली, आपको पता होगा, देवदास बन करके घूमता फिरता था, वो वाली स्थिति सलीम वाली, ठीक है, मुगल आजम वाली। तो 1605 से 1627 के बीच नाचने वाली से प्रेम हुआ था इसको, सलीम को, तो उसके बारे में बात आ रही। और यहाँ पर देखो, न्याय की जंजीर के लिए प्रसिद्ध था ये। न्याय की जंजीर जो है सोने की बनी हुई थी। आगे हम चर्चा करें, तुजू के जहांगीरी, इसकी आत्मकथा है। गुरु अर्जुन देव को इसने क्या दिलाई, फांसी दिलाई, फिर भी उन्होंने धर्म, मुस्लिम धर्म जो इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया, और अर्जुन देव को इन्होंने फांसी की सजा दिलवाई। फिर चित्रकला का स्वर्णकाल इसको माना जाता है। चित्रकला का स्वर्णकाल इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि भाई ये एक ऐसा व्यक्ति था, ऐसा कहा जाता है कि इसकी आंखों पर पट्टी बांध दो और एक जो चित्र बनाया है, अलग अलग लोगों ने अगर चित्र बनाया है तो ये ऐसे उभार पर हाथ रखकर बता सकता था कि आंख किस चित्रकार ने बनाई है और भौहें किस चित्रकार ने बनाई है। दूसरा मैं बता दूं, ये जो गुरु अर्जुन देव जी हैं, इन्होंने मदद की इनके बेटे की, जो बेटा इनके विरुद्ध वहाँ पर लड़ रहा था युद्ध, या इनसे बगावत पर आ गया था, तो वो जो खुर्रम है बगावत पर था, उसका सपोर्ट करने के कारण से अर्जुन देव को इन्होंने फांसी दिलाई। और सलीम के साथ जो लव स्टोरी आपको पता ही है, अनारकली की लव स्टोरी हुई है, जिस पर मुगल आजम पिक्चर बनी है, याद आ रहा होगा, अनारकली डिस्को चली है ना, तो वो कहानी यहाँ पर चलती है। आगे आप देखो तो एतमादुल्ला का मकबरा, बहुत इंपॉर्टेंट, विभिन्न वेरियस एग्जामिनेशन आरपीएससी यूपीएससी में पूछा जा चुका है प्रश्न। एतमादुल्ला का मकबरा जो है नूरजहां ने यहाँ पर आपको देखेंगे। और पित्रादुरा शैली से बना हुआ, ये शैली के बारे में भी प्रश्न बना है। जड़ाऊ काम होता है, छोटे छोटे वहाँ पर नंग वगैरह और ये सारी चीज़ें वहाँ पर जड़ित करके एक अच्छी शैली में इसको बनाया गया। एतमादुल्ला का मकबरा जो है नूरजहां ने यहाँ पर बनवाया। आगे अपन देखें, शाहजहां खुर्रम 1628 से 1600
58 के बीच ताजमहल का निर्माण कराया, ऐसी खबरें फैलाई जाती है। लेकिन वर्तमान में अगर अपन देखें, वास्तव में देखें तो ताजमहल के नीचे की जो नींव मिलती है वहाँ पर भगवान शंकर का एक मंदिर तेजो महल वहाँ पर मौजूद था। उस तेजो महल के ऊपर इसने बिल्डिंग खड़ी कर दी और नीचे के शिव मंदिर को बंद कर दिया। कभी आगरा जाने का टाइम मिले जाइएगा, हम गए एक बार और हमने आगरा के अंदर देखा है कि वो अंदर का जो एरिया है उसको बंद कर रखा है, हम आपको जाने नहीं देंगे क्योंकि वहाँ पर ही तो असली राज छुपा है। तो तेजो महल था एक्चुअल में, जो भगवान शंकर का मंदिर था, उसके ऊपर निर्माण कार्य करवा दिया और नाम कर दिया इन्होंने ताजमहल। ठीक है, उस्ताद अहमद लाहौरी इसके निर्माण करता थे, ऐसा कहते हैं। आगे की कहानी मैंने आपको बताई दी है। मयूर सिंहासन का इन्होंने यहाँ पर निर्माण कराया। स्थापत्य कला का स्वर्ण काल इसको कहा जाता है। और दिल्ली का लाल किला इसी ने बनवाया। जामा मस्जिद, दीवाने आम, मोती मस्जिद, ये सारी जो आगरा के अंदर मौजूद है, ये सब का निर्माण शाहजहां या खुर्रम ने करवाया। फिर आप बात करते हैं औरंगजेब की। सबसे नालायक और सबसे घटिया बेकार शासक जो रहा वो औरंगजेब ही रहा। इनके अंदर 1658 से 59 के बीच रहा। फिर 1670 के अंदर आया। जिंदा पीर के नाम से इसको जाना जाता है। गुरु तेग बहादुर की हत्या इसने केवल इस कारण से करवा दी क्योंकि गुरु तेग बहादुर ने वहाँ पर इस्लाम धर्म स्वीकार करने से मना कर दिया, और इस्लाम धर्म स्वीकार करने से मना कर दिया तो इसने गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी। लेकिन गुरु तेग बहादुर डग से मग नहीं हुए और उन्होंने इस्लाम धर्म नहीं अपनाया मरते दम तक। और जजिया कर इसने पुनः लागू किया, यानी कि हिंदू जब वहाँ पर यात्रा करने के लिए निकलते थे तो उन हिंदुओं पर यात्रा के लिए इसने तीर्थ कर लगाना शुरू किया, उसको हम बोलते हैं जजिया कर। तो इसने पुनः चालू किया, जो अकबर ने बंद किया था, अकबर के बंद करने पर इसने पुनः चालू कर दिया इसको। और हिंदू मंदिर, इसने सर्वाधिक मंदिर हिंदुओं के तोड़े। बहुत लाखों की संख्या में अनगिनत मंदिर जो है औरंगजेब के द्वारा हिंदुओं के तोड़े गए। और फिर आप बात करते हैं कि समानता की किस प्रकार से बात करेंगे, वो आप देख ही सकते हैं, कभी इतिहास पढ़े मजा आएगा आपको। स्वयं वीणा वादक था ये, और खुलदाबाद में दफनाया गया इस नालायक को, औरंगजेब को खुलदाबाद में दफनाया गया। कुछ लोग औरंगजेब को हीरो मानते हैं, उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ इतिहास पढ़ें। जिस व्यक्ति ने नुकसान किया हो उसको कभी हीरो मत बनाओ, जिसने अच्छा निर्माण कार्य किया हो उसको हीरो बनाना चाहिए। अब जजिया का इतिहास अगर आप देखें तो इनका ये था कि भाई कोई गैर मुस्लिम व्यक्ति जो मुस्लिम नहीं है, इस्लाम धर्म को नहीं मानता, वो इनके राज्य में रह रहा है, तो उसके लिए कर देना पड़ेगा कि भाई आप कर दो, आप अन्य धर्म के हो तो आप हमको कर दो, या तो आप कन्वर्ट हो जाओ या फिर हमको कर दो। तो उसके लिए टैक्स वसूलते थे। ये स्थिति थी उस समय की, और जजिया कर वसूला जाता था उस समय। और आज स्थिति है कि हम लोग तीर्थ करने के लिए उन लोगों को पैसा दे रहे। तो अलग अलग प्रकार की घटना है, सरकार की नीतियां हैं, किस प्रकार की नीतियां हैं, क्या हैं, परंतु बहुत ही खराब शासनकाल औरंगजेब का रहा। आता है मराठा साम्राज्य, और मराठा साम्राज्य के अंदर आपको पता है कि शिवाजी यहाँ पर क्या थे, संस्थापक थे। माता का नाम था इनका जीजाबाई। शिवाजी, आपको पता है मराठा साम्राज्य का नाम आती है, शिवाजी का नाम लेना बहुत अनिवार्य हो जाता है। तो इनकी माता का नाम था जीजाबाई। पुरंदर की संधि इनके नाम से बड़ी जानी जाती है 1665 के अंदर। किस किस के बीच हुई थी याद रखना, महाराजा जयसिंह के बीच और शिवाजी के बीच ये संधि हुई थी 1665 के बीच, इन दोनों के बीच हुई थी। मंत्रिमंडल के अंदर बात करूँ तो मंत्रिमंडल इनका अष्टप्रधान था, जिसके अंदर मैं आपको आगे बताऊंगा कि वहाँ किस प्रकार से अष्टप्रधान में क्या क्या व्यवस्था इन्होंने की थी। आगे हम बात करें, पेशवा जो पद था वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद था, वही उस पूरे राज्यपाट को मैनेज करने का काम करता था राजा की देखरेख में। और वहाँ पर इन्होंने कुछ कर लगाए थे, चौथ, सरदेशमुखी, इस प्रकार के कर उन्होंने वहाँ पर अपने शासनकाल में लगाए। संभाजी के जो पुत्र थे उनका नाम था साहू, ध्यान रखना, संभाजी के पुत्र का नाम था साहू। लेकिन संभाजी के बाद में कौन आया, राजाराम, फिर आया शिवाजी सेकेंड। इस प्रकार से इनका पूरा क्रम चला। और पेशवाओं की बात करें तो वहाँ पर पेशवा बाजीराव और बालाजी बाजीराव, ये सभी इस प्रकार से एक क्रम में आगे चलते रहे। आगे हम बात करें, आपको बताइए पेशवा बाजीराव के बारे में, तो आपको पता ही है कि किस प्रकार से वहाँ पर आप बात करेंगे कि ये नाना साहेब के नाम से जाने जाते थे। बालाजी बाजीराव जो है नाना साहेब के नाम से जाने जाते थे। और पेशवा बाजीराव के बारे में आपको पता है कि कटक से लेकर अटक तक इन्होंने पूर्ण भगवा राज्य वहाँ पर स्थापित किया था। और जो मुगल राज्य की जो खोखली नींव थी उसको गिराने के लिए इन्होंने साहू को आमंत्रित किया था कि आओ हम इसको गिराएं। और साहू ने क्या कहा था कि भाई ये तो हिमालय से भी आगे तुम लेके जाओगे, तुम एक योग्य पिता के योग्य पुत्र हो। इस प्रकार की बातें वहाँ पर साहू ने कही थी। और बालाजी बाजीराव ने एक करके दिखाया, 47 के आसपास युद्ध लड़े और एक भी नहीं हारे पेशवा बाजीराव। लेकिन फिल्मों के अंदर बहुत गलत बताया जाता है, जैसे पेशवा बाजीराव पर जो फिल्म आई थी उसके अंदर बताया गया कि ये तो बेवड़े थे, ये तो पीने वाले थे, ये थे वो थे। लेकिन ये नहीं बताया गया कि भाई 47 युद्ध इस व्यक्ति ने लड़े और एक भी नहीं हारा। तो इतने बड़े व्यक्ति के बारे में, व्यक्तित्व के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है कि पेशवा बाजीराव क्या व्यक्ति थे। खेड़ा के युद्ध की बात करूं तो यहाँ पर
पेशवा बाजीराव में आपको पता है ना, मस्तानी, वो जो फिल्म आई थी मस्तानी के साथ में इनका प्रेम बताया था, है ना। आगे हम बात करें बाजीराव मस्तानी वाली, तो हम आगे बात करें खेड़ा का युद्ध जो है 1707 के अंदर साहू और ताराबाई के बीच लड़ा गया उत्तराधिकारी का युद्ध था, और उसके अंदर साहू की क्या हो गई, विजय हो गई, जीत गया। पालखेड़ा का युद्ध जो लड़ा गया, याद रखें 7 मार्च 1728 को लड़ा गया। बाजीराव प्रथम वर्सेस निजाम उल मुल्क के बीच में लड़ा गया, और इसमें जीत किसको मिली, बाजीराव प्रथम को मिली। सिलहदार यहाँ पर कहा जाता था, अस्थायी घुड़सवार सैनिकों को सिलहदार न कहा जाता था, और सरे नौबत कहा जाता था किले की सेना का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति को। आगे हम बात कर रहे हैं अष्टप्रधान, जो शिवाजी के अष्टप्रधान है, बहुत महत्वपूर्ण पूछे जाते हैं, दिमाग में रखने वाली बात है कि जो शिवाजी के अष्टप्रधान में पहला नंबर पर कौन आता था, पेशवा, जो कि क्या कहलाता था, प्रधानमंत्री। सेकंड नंबर पर सरे नौबत, जो कि क्या कहलाता था, सेनापति। अमात्य किसको कहा जाता था, राजस्व मंत्री को, जो राज्य व्यवस्था का राजस्व मंत्री का ध्यान रखेगा। वाक्यानवीश क्या होते थे, वहां पर वाक्यानवीश होते थे सूचना रखने वाले, गुप्तचर रखने वाले, के ध्यान रखने वाले, कहां पर क्या चल रहा है सूचना देने का कार्य। चिटनीस जो है पत्रों को पढ़ने वाला, भाषा शैली को पढ़ने वाला व्यक्ति चिटनीस कहा जाता था। सुमंत कहते थे विदेश मंत्री को, यानी कि रिलेशन उनके राज्य के रिलेशन अन्य राज्यों के साथ कैसे हैं, अन्य राज्यों के साथ किस प्रकार से वो डील करेंगे, ये सारे विदेश मंत्री के। आजकल भी आप देखो इसी व्यवस्था को हम फॉलो कर रहे हैं। पंडित राव कहा जाता था धार्मिक कार्यों को करने वाले व्यक्ति को, जो वहां पर धार्मिक अनुष्ठान करवाएगा। और न्यायाधीश का एक पद था, जो क्या कार्य करता था, किसी प्रकार का अपराध होने पर न्याय विभाग का प्रधान था, उसको देखरेख करता था। अब मैं एक चीज आपको यहाँ पर बताऊं, हमने यहाँ पर मराठा साम्राज्य के समाप्त होने के साथ साथ ही कंप्लीट मिडिवल हिस्ट्री, यानी कि मध्यकालीन जो आपकी जो इतिहास है समाप्त कर दिया है। इसके अंदर हमने राजपूताना काल नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया, उसका कारण बता दूं, उस पर पूरा 1 घंटे का वीडियो, पूरे 1 घंटे का वीडियो आपको 50 मिनट से 60 मिनट के बीच का वीडियो आपको मिलेगा। वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाल दूंगा, यूट्यूब पर डाला हुआ वीडियो है, उसको आप जरूर देख लें, हमारा ही वीडियो है। उसके अंदर पूरी राजपूतकालीन जो व्यवस्था थी, मेवाड़ साम्राज्य, मारवाड़ साम्राज्य, एक एक चीज खोल कर हमने कंप्लीट पढ़ाई है, और डिटेल में पढ़ाई है, किलो के साथ सारी चीजें, जीके डोज 11 के साथ भी है, और कंप्लीटली उसकी डिटेल्स भी है, उसको भी आप जरूर देख लेना। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक आपको देकर जा रहा हूँ। आगे हम बातचीत अभी करेंगे। मेरे प्यारे मित्रों और विद्यार्थियों, वहाँ पर आपका मिडिवल हिस्ट्री खत्म होने के बाद हम लेकर के आए मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री की हम बात करें तो इसमें भारत में यूरोपियन कंपनियों का यहाँ पर प्रवेश होना शुरू हो गया। लगभग 1600 के आसपास ये इनका प्रवेश हुआ। इनमें कौन कौन आए, क्रम से मैं बता देता हूँ। PDAF से याद रखो, P मतलब पुर्तगाली आया, D मतलब डच आया, फिर A मतलब अंग्रेज आए, और F मतलब फ्रांसिस लोग आए। फिर हम बात करें तो ये पूरा क्रम रहा। अंग्रेजों का बंगाल, मैसूर, सिख पर, इन पर धीरे धीरे इनका क्या होने लगा, आधिपत्य होने लगा। हाथ में बैग लेकर के आए थे व्यापार करने के लिए, और व्यापार करते करते देश को इन्होंने हड़प लिया। तो इस प्रकार से यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारी मूर्खता भी इसमें शामिल है। खालसा पंथ की स्थापना हुई गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा, यहाँ पर खालसा पंथ की स्थापना हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, आपको बताइए इन अंग्रेजों के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी की यहाँ पर स्थापना हुई। प्रथम गवर्नर जनरल जो है वो वॉरेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। ये कंपनी के अधीन इन्होंने कार्य किया प्रथम गवर्नर जनरल के तहत। और सती प्रथा का विरोध करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है राजा राम मोहन राय को। इन्होंने सती प्रथा का पुरजोर विरोध किया, और इनके सपोर्ट में, इनके समर्थन में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने भी इस बात को का पक्ष रखा। लॉर्ड मेकाले एक नंबर का नालायक व्यक्ति, जिसने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति को यहाँ पर भारत के अंदर लागू करवाया। मैं आपको बता दूं, इस लॉर्ड मेकाले ने कहा था कि इन भारतीयों को सामने से युद्ध से नहीं जीता जा सकता है, इनके खून के अंदर अंग्रेज पैदा कर दो। ये ऊपर वाली चमड़ी से केवल हिंदुस्तानी लगे, लेकिन अंदर इनके खून के अंदर अंग्रेजी खून बहे। इसके लिए हमको शिक्षा बदलनी पड़ेगी, ये लॉर्ड मेकाले ने कहा था। और इसकी नीति थी, तो ये लेके आया पूरी अंग्रेजी स्कूल की जो सीरीज खोलने का जो सिस्टम लेके आया, वो भारत के अंदर बड़ी मात्रा में अंग्रेजी माध्यम के स्कूल इसने खोले, और जिससे ये आराम से हमारे भारतीयों को अंग्रेज बना सके। तो ये इसकी जो नीतियाँ थी उस पर हम आज आप देखेंगे कई लोग सोचते हैं कि भाई अंग्रेजी माध्यम के, इंग्लिश मीडियम के स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो अपना स्टैंडर्ड समझते। अरे नालायकों, थोड़ा सा शर्म करो। ये लॉर्ड मेकाले की पद्धति है जिसको तुम फॉलो कर रहे हो। इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने से बच्चा बहुत महान होता है, ऐसा जरूरी नहीं है। माइंड यहाँ से चलता है, और हमारी आधुनिक और सनातन संस्कृति के हिसाब से पढ़ेगा तो आगे जाएगा। तो लॉर्ड मेकाले की मैंने आपको भावना बता दी, जिसको आप लोग आगे बढ़ा रहे हो। 1857 की क्रांति की बात मैं करूं तो मंगल पांडे का विद्रोह यहाँ पर बैरकपुर छावनी के अंदर रहा। 29 मार्च 1857 को एक सैनिक थे मंगल पांडे, जिन्होंने विद्रोह कर दिया। क्यों विद्रोह कर दिया? गाय की चर्बी लगे हुए कारतूस आ रहे थे, और उसको चर्बी को वहाँ पर कारतूस को खोलने के लिए मुंह से चबाना पड़ता था। तो गाय की चर्बी, हिंदुओं के लिए जो गाय है वो बहुत पूजनीय है, और
मंगल पांडे जी जो थे यहाँ पर ब्राह्मण थे और पूजनीय व्यक्ति थे, हिंदू थे। तो इन्होंने कहा, सभी हिंदुओं ने कहा कि भाई हम गाय की चर्बी वाले कारतूस को मुंह में नहीं दबाएंगे। इस बात पर विद्रोह हुआ और इस बात पर विद्रोह हुआ तो इनको फांसी दे गई 8 अप्रैल 1857 में। देख लीजिए, ये 7-8 दिन का संघर्ष रहा। इन्होंने एक अंग्रेज अधिकारी को गोली मार दी थी उस समय और कहा था कि मैं नहीं चलाऊंगा, और एक अंग्रेज अधिकारी को गोली मार दी थी और वहां से इन्होंने विद्रोह की शुरुआत कर दी थी। तो आजादी की शुरुआत में प्रथम गोली चलाने वाले कौन थे? मंगल पांडे। आगे हम बात करें, मेरठ में विद्रोह हुआ। इसके बाद मेरठ में विद्रोह प्रारंभ हुआ और ये विद्रोह की आंख पूरे देश में फैल गई। पूरे देश में कहाँ कहाँ फैली उसका मैं आपको यहाँ पर बयान करता हूँ। दिल्ली में फैली, फिर कानपुर गई, लखनऊ, झांसी, इलाहाबाद, जगदीशपुर, बरेली, फैजाबाद, फतेहपुर और राजस्थान के नसीराबाद, सभी जगह पर जम करके यहाँ पर क्या हुआ, तांडव मचा। और आपको बताइए, झांसी के अंदर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उन्होंने भी बहुत जबरदस्त किरदार निभाया। तात्या टोपे ने बहुत बड़ा यहाँ पर किरदार निभाया, जिनका वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग, ये इनका वास्तविक नाम था। और इस प्रकार से संघर्ष बहुत आगे बढ़ता चला गया और 1857 में शायद हमको मिल जाती आज़ादी, परंतु कोई एक प्रत्यक्ष नेता वहां पर मौजूद नहीं था इसका नेतृत्व करने वाला। तो बिखराव में अलग अलग जगह पर विद्रोह हुआ और उससे हमको आज़ादी नहीं मिल पाई। वर्तमान में भी यही हो रहा है कि सिस्टम अगर खराब है तो अलग अलग जगह टुकड़ों पर विद्रोह होता है, एक साथ विद्रोह का नेतृत्व करने वाला कोई एक नेता नहीं मिल पाता, जिस वजह से समस्या बढ़ती है। फिर मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि इससे रिलेटेड मैक्सिमम चीज़ें हमने YouTube पर, हमारे बहुत से वीडियो मौजूद हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर सर्च कर सकते हैं। और आपकी सुविधा के लिए मैं बता दूं कि आधुनिक भारत के अंतर्गत महात्मा गांधी से रिलेटेड सारी सामग्री, लाल बहादुर शास्त्री से रिलेटेड सामग्री, भगत सिंह जी के व्यक्तित्व के बारे में, चंद्रशेखर जी आज़ाद के बारे में बहुत से ऐसे वीडियो हमने बहुत शानदार तरीके से डिटेल्स में बताएं, जिसकी लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐसे क्लिक कीजिएगा, नीचे पूरा खुलेगा, वहाँ पर अलग अलग आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी, जिस पर क्लिक करके उनको भी आप कंप्लीटली अध्ययन कर लेना। उसके अंदर पूरा आधुनिक भारत का आ जाएगा, महात्मा गांधी जी के सारे आंदोलन वगैरह और लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में हिमांशु व्यास जी सर ने कंप्लीट बता रखा है, उसको आपको देखना बहुत जरूरी है। और भगत सिंह जी बारे में और चंद्रशेखर जी आज़ाद के बारे में मैंने कंप्लीट बता रखा है, जिसके अंदर कहाँ किसकी स्थापना हुई वो आपको देखना बहुत जरूरी है। फॉरवर्ड ब्लॉक की बात करूं तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, इसके बारे में विस्तृत रूप में नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ, क्लिक करो और देख लो, वीडियो मिलेगा हमारा। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का जो विचार आया, वो विचार सर्वप्रथम किसके आया? ध्यान रखना, कैप्टन मोहन सिंह जी के दिमाग में ये विचार सबसे पहले आया और उन्होंने बाद में इसकी स्थापना भी की, लेकिन वो पूरी तरीके से सफल नहीं हुए। फिर बाद में रास बिहारी जी बोस ने इसकी स्थापना की और वो पूरी तरीके से सफल रहे, इसलिए सफल संस्थापक के तौर पर रास बिहारी बोस माने जाते हैं आज़ाद हिंद फौज के। आगे बात करूं तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने की और तत्वबोधिनी सभा 1839 में देवेंद्र नाथ ठाकुर ने की। अब देखो, ये ठाकुर का एक किस्सा है। ठाकुर थे, लेकिन टैगोर कई किताबों में लिखने को मिलता है। कुछ पढ़े लिखे अनपढ़ गवार इतिहासकार भी हैं जिनको ये नहीं पता कि ठाकुर को, वो जो अंग्रेज हैं, वो ठाकुर को जब बोलते थे तो ठाकुर 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 टैगोर 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 ऐसे बोलते थे। आपको पता है, ये बोबड़े तो थे ये लोग। तो ठाकुर को ठाकुर 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 करते करते इन्होंने टैगोर बना दिया, तो ठाकुर से टैगोर बन गए और कई लोग टैगोर आज भी लिख रहे हैं। आर्य समाज की बात करो 1875 में तो दयानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना की। वेलूर मठ 1887 में और रामकृष्ण मिशन 1897 में 10 साल के गैप में स्वामी विवेकानंद ने इसकी स्थापना की। और बात करूं होम रूल लीग की बात करूं, होम रूल लीग की बात करूं तो तिलक और एनी बेसेंट, बाल गंगाधर जी तिलक और एनी बेसेंट के माध्यम से इसकी स्थापना 1916 में हुई। और गदर पार्टी 1913 के अंदर लाला हरदयाल और काशीराम ने इसकी स्थापना की, जिससे बाद में चंद्रशेखर जी आज़ाद वगैरह, भगत सिंह जी वगैरह जुड़ते हैं, आपको पता ही है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो ठाकुर है, कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है, एक तो ये देवेंद्र नाथ ठाकुर है और एक आपको पता ही है, एक ठाकुर आपके और हैं रविंद्रनाथ ठाकुर। वो रविंद्रनाथ ठाकुर भी टैगोर लिखा जाता है, कई बार इनको भी टैगोर लिखा जाता है। और टैगोर की स्टोरी मैंने आपको सुना दी है, आगे की कहानी हम बात करेंगे। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय आंदोलन व घटनाओं की बात करें और मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार के 1-1 घंटे के वीडियो आपको कम से कम 7-8 वीडियो आपको इसी पटवारी की मैराथन सीरीज के मिलेंगे। लेकिन हम वो वीडियो तभी बनाएंगे, आप ध्यान रखें, तभी बनाएंगे जब आप लोग इस वीडियो को प्रेम देंगे, बहुत इसको शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्योंकि आप ध्यान रखें, 1 घंटे का वीडियो बनाने में हमारे 3 घंटे की मेहनत और कई दिनों की मेहनत और रिसर्च इसमें लगती है। तो आपके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो इसको अगर आप सब्सक्राइब बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, शेयर करेंगे, व्यूज़ बढ़ेंगे इस पर, तो हम जाकर के आगे का जो पैटर्न है, आगे की जो क्लासेस हैं, वो सीरीज की 7 से 8 और घंटे की वीडियोस हम लेके आएंगे।
बंग आंदोलन 1905 में हुआ, रोलेट एक्ट 19 मार्च 1919 को, जलियांवाला बाग हत्याकांड बताइए 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के अंदर हुआ है, और चोरी चोरा कांड आपको पता है 5 फरवरी 1922 को पुलिस स्टेशन जला दिया गया था, फिर बाद में गांधी जी ने वापस ले लिया। आपको पता है असहयोग आंदोलन की बात वहाँ पर बात कर रहे थे। HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन अक्टूबर 1924 को स्थापना हुई। बारदोली सत्याग्रह अक्टूबर 1928 को गांधी जी के द्वारा किया गया। यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल भी यहाँ पर मौजूद थे। लाहौर षड्यंत्र केस की चर्चा करूँ, 8 अप्रैल 1929 को हुआ। नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून का उल्लंघन किया महात्मा गांधी ने, वहाँ पर दांडी यात्रा करके। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत इसी दिन 6 अप्रैल को जहाँ समाप्त हुआ उसी दिन ये शुरुआत हो गई कि कानून का हम उल्लंघन करेंगे, नहीं मानेंगे। गांधी इरविन समझौता 8 मार्च 1931 को हुआ और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह जी को फांसी हुई, तो वो बात कहीं कहीं खटक जाती है। पूना पैक्ट की हम बात करें, सितंबर 1932 में महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट समझौता हुआ। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को हुआ। क्रिप्स मिशन की जो वहाँ पर शुरुआत हुई मार्च 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी ने चलाया, 8 अगस्त 1942 को चलाया। कैबिनेट मिशन की वहाँ पर शुरुआत हो गई थी 24 मार्च को 1946 को। अगस्त और मार्च की आपको डेट्स ज़्यादा मिलेगी, बहुत इंपॉर्टेंट जाएगी आपके लिए। माउंट बेंटन योजना जो है 3 जून 1947 को, जिसके अंदर भारत विभाजन की नींव रखी गई, भारत को विभाजन करने की योजना यहाँ पर रखी गई। और स्वतंत्रता दिवस आपको स्वतंत्रता की प्राप्ति जो हुई, स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता अधिनियम के तहत। और गणतंत्र दिवस या मैं कह दूं गणतंत्र की स्थापना जो हुई भारत के अंदर वो 26 जनवरी 1950 को हुई और प्रथम राष्ट्रपति वहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए। इस प्रकार से पूरी कहानी बहुत इंपॉर्टेंट, ये सारी चीज़ें हैं। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारी मेहनत को सपोर्ट करें। और ध्यान रखें इसी पटवारी मैराथन के और भी वीडियोज़ लगातार 7 से 8 वीडियो हम लेके आएंगे, जिसके अंदर आज एक सेक्शन कंप्लीट किया हिस्ट्री का, फिर हम पॉलिटी का, ज्योग्राफी का अलग अलग सेक्शन लेके आएंगे, हिमांशु सर और हम दोनों। तब तक जुड़े रहें, नीचे कमेंट करें कैसा लगा वीडियो, हमारी मेहनत कैसी लगी। और प्रत्येक व्यक्ति तक, चाहे वो पटवारी का हो, रीट का हो या अन्य किसी भी प्रकार का एग्जाम दे रहा हो, क्योंकि ध्यान रखें इसके अंतर्गत बताई गई प्रत्येक चीजें यूपीएससी, आरपीएससी और हर प्रकार के एसएससी के हर प्रकार के एग्जाम में महत्वपूर्ण साबित होगी। तब तक लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वंदे मातरम, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद।